नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुए एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, उनका जन्म, उनका शासनकाल मैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे नई नई वीडियो आपके सामने लेकर ज़रूर हाजिर होता रहूँगा, जिससे आपको मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने देश के छोटे खंडित राज्यों को एक साथ लाने का और उन्हें एक ही बड़े साम्राज्य में मिलाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम में, पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर उत्तर में कश्मीर और नेपाल तक और दक्षिण में दक्कन से पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ नंद साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और लगभग 23 वर्षों के सफल शासन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और खुद को एक जैन साधु में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सल्लेखना किया, जो कि मृत्यु तक उपवास का एक अनुष्ठान था। तो आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक हुआ। उनकी पत्नी का नाम था दुधारा और हेलेना। उनका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। उनके पिता का नाम था सर्वाथ्र सिद्धि और उनकी माँ का नाम था मुरा और उनके पौत्र थे अशोक, सुशीम और वीतशोका। मौर्य वंश के उदय के बारे में कोई तथ्य सामने आते हैं। उनके वंश के बारे में अधिकांश जानकारी ग्रीक, जैन, बौद्ध और प्राचीन हिंदू ब्राह्मणवाद के प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। मौर्य वंश की उत्पत्ति पर कई शोध और अध्ययन भी किए गए हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त एक नंद राजकुमार और उसकी नौकरानी मुरा का एक नाजायज बच्चा था। दूसरों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे, जो पिपलिवाना के एक प्राचीन गणराज्य के एक क्षत्रिय योद्धा कबीले से थे, जो रुमिनदेई, जो नेपाली तराई और कसिया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बीच रहा करते थे। दो अन्य विचारों से पता चलता है कि वो तो या मुरास या इंडोसिथियन वंश के क्षत्रियों के थे। अंतिम दावा ये भी किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने माता पिता को छोड़ दिया था और वह विनम्र पृष्ठभूमि से आया था। किंवदंती के अनुसार वह एक देहाती परिवार द्वारा पाला गया था और फिर बाद में चाणक्य द्वारा आश्रय लिया गया, जिसने उसे प्रशासन के नियम और बाकी सब कुछ सिखाया जो एक सफल सम्राट बनने के लिए आवश्यक है। विभिन्न अभिलेखों के अनुसार चाणक्य नंद राजा के शासनकाल को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में थे। इस दौरान मगध साम्राज्य में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे एक युवा चंद्रगुप्त को चाणक्य द्वारा देखा गया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने नेतृत्व कौशल से प्रभावित होकर चाणक्य ने उन्हें विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित करने के लिए से पहले चंद्रगुप्त को अपनाया। उसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले आए, जहां उन्होंने नंद राजा के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अपनी समस्त पूर्व संपत्ति को एक विशाल सेना में बदल दिया। लगभग 324 ईसा पूर्व सिकंदर और उनके सैनिकों ने ग्रीस पीछे हटने का फैसला किया था। उन्होंने ग्रीक शासकों की विरासत को पीछे छोड़ दिया था, जो अब प्राचीन भारत के शासक भागों में है। इस अवधि के दौरान चंद्रगुप्त और चाणक्य ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और ग्रीक शासकों की सेना को हराना उन्होंने शुरू किया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक उनके क्षेत्र का विस्तार किया था। चाणक्य को नंदा साम्राज्य को समाप्त करने का अवसर मिला। वास्तव में उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने का एकमात्र उद्देश्य के साथ चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह के अनुसार प्राचीन भारत में हिमालय क्षेत्र के शासक राजा पार्वता के साथ गठबंधन किया और चंद्रगुप्त और पार्वतका की संयुक्त सेना के साथ नंद साम्राज्य को लगभग 322 ईसा पूर्व में लाया गया था। अब आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मैसेडोनियन क्षत्रपोस यानी सूबेदार को हराया था। उसने तब सेक्युलस के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो एक यूनानी शासक था जिसका अधिकांश भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण था, जिन्हें पहले सिकंदर महान ने पकड़ लिया था। हालांकि सेक्युलस ने
सेल्यूकस ने अपनी बेटी का हाथ चंद्रगुप्त मौर्य से शादी में पेश किया और उसके साथ गठबंधन में प्रवेश किया। सेल्यूकस की मदद से चंद्रगुप्त ने कई क्षेत्रों को प्राप्त करना शुरू किया और दक्षिण एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस व्यापक विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को पूरे एशिया में सबसे व्यापक कहा जाता है। सेल्यूकस के सिंधु नदी के पश्चिम में प्रांतों को प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त साम्राज्य दक्षिण एशिया के उत्तरी हिस्सों में फैला था। इसके बाद दक्षिण में विंध्य श्रेणी से परे और भारत के दक्षिणी हिस्सों में उनकी विजय शुरू हुई। वर्तमान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर चंद्रगुप्त पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब रहे। अब आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में। तो चाणक्य की सलाह के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चारों प्रांतों में विभाजित किया। उन्होंने एक बेहतरीन केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की, जहां उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रशासन को राजा के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के साथ आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपने संबंधित प्रांत का प्रबंधन किया गया था। ये एक परिष्कृत प्रशासन था जो चाणक्य के लेखों के संग्रह में वर्णित एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह संचालित होता था, जिसे अर्थशास्त्री भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य अपने इंजीनियरिंग चमत्कारों जैसे मंदिरों, सिंचाई, जलाशयों, सड़कों और खानों के लिए जाना जाता था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जल मार्ग के बहुत बड़े पक्षधर नहीं थे, इसलिए उनका मुख्य मार्ग सड़क मार्ग से था। इससे उन्हें बड़ी सड़कें बनाने में मदद मिली, जिससे बड़े वाहन, बैलगाड़ियां को आसानी से गुजरने की अनुमति मिली। उन्होंने एक राज्य मार्ग का भी निर्माण किया, जो पाटलिपुत्र, जो भी वर्तमान में पटना है, उससे लेकर तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान को जोड़ता हुआ 1000 मील लंबा था। उनके द्वारा निर्मित अन्य समान राजमार्गों ने उनकी राजधानी को नेपाल, देहरादून, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे स्थान से जोड़ा। इस तरह के बुनियादी ढांचे ने बाद में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया, जिसने पूरे साम्राज्य को हवा दी। यदि चंद्रगुप्त मौर्य युग की कला और वास्तुकला की शैली की पहचान करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन दीदारगंज यक्षी जैसे पुरातत्व खोज के अनुसार उनके युग की कला यूनानियों से प्रभावित होती थी। इतिहासकारों का ये भी तर्क है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित अधिकांश कला और वास्तुकला प्राचीन भारत की भी थी। अब आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में। तो यूनानी ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैकड़ों सैनिकों की एक विशाल सेना थी। कई ग्रीक खातों के पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 5 लाख से अधिक पैदल सैनिक, 9000 युद्ध हाथी और 30,000 घुड़सवार थे। पूरी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। सेना को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता था और चाणक्य की सलाह के अनुसार एक विशेष स्थिति का आनंद लेती थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने साथ हथियार निर्माण सुविधाओं को साथ ले आए, जिसने उन्हें अपने दुश्मनों की आंखों में लगभग अजेय बना दिया था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने विरोधियों को डराने के लिए किया और ज़्यादातर समय युद्ध के बजाय कूटनीति का उपयोग करते हुए निर्णय लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में संपूर्ण भारत और दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा एकजुट था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मणवाद, जो प्राचीन हिंदू धर्म, और आजीविका जैसे विभिन्न धर्म उनके शासन में संपन्न थे। क्योंकि पूरे साम्राज्य की प्रशासन, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में एक रूपता थी, इसलिए विषयों ने उनके विशेषाधिकार का आनंद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे बड़ा सम्राट माना। इसने उनके प्रशासन के पक्ष में काम किया, जिसके कारण बाद में एक समृद्ध साम्राज्य बना। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से जुड़ी कुछ बातें। एक ग्रीक पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य को एक रहस्यवादी के रूप में वर्णित किया गया है, जो शेर और हाथी जैसे आक्रामक जंगली जानवरों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे ही एक वृत्तांत बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ग्रीक विरोधियों के साथ युद्ध के बाद आराम कर रहे थे, तब उनके सामने एक विशाल शेर आया। जब यूनानी सैनिकों ने सोचा कि शेर हमला करेगा और शायद महान सम्राट को मार देगा, ऐसा कहा जाता है कि जंगली जानवर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पसीने को चाटा ताकि पसीने से उनका चेहरा साफ हो जाए, जिसके बाद वह विपरीत दिशा में चला गया। जब यह बात चाणक्य की बात आती है तो रहस्यमय किंवदंतियों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य एक रसायन शास्त्री थे और वे सोने के सिक्के के एक टुकड़े को 8 अलग अलग सोने के सिक्कों में बदल सकते थे। वास्तव में ये दावा किया जाता है कि चाणक्य ने रसायन विद्या का इस्तेमाल अपने खजाने की एक छोटी सी संपत्ति को चालू करने के लिए किया था, जिसे बाद में एक बड़ी सेना खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये बहुत ही सेना मंच था जिस पर मौर्य साम्राज्य बनाया गया था।
ये भी कहा जाता है कि चाणक्य का जन्म दांतों की एक पूर्ण पंक्ति के साथ हुआ था, जो उनके भाग्य के संकेत थे कि वो एक महान राजा बनेंगे। चाणक्य के पिता ने हालांकि ये नहीं चाहा कि उनका बेटा राजा बने, और इसलिए उन्होंने एक दांत तोड़ दिया, जिसके बाद पिता ने कहा कि वह एक साम्राज्य की स्थापना के पीछे का कारण बनेंगे। अब आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दुधारा से शादी की और एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे थे। समानांतर रूप से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा खाए गए भोजन में जहर की छोटी मात्रा को जोड़ रहे थे, ताकि उनके सम्राट अपने दुश्मनों की किसी भी प्रयास से प्रभावित न हो जो उनके भोजन को जहर देकर मारने की कोशिश करते सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर को जहर की आदत डालने के लिए प्रशिक्षित करने का विचार था। दुर्भाग्य से अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण के दौरान रानी दुर्धरा ने कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन किया जो चंद्रगुप्त मौर्य को परोसा जाना था। उस समय महल में प्रवेश करने वाले चाणक्य ने महसूस किया कि दुर्धरा अब नहीं रहेगी, और इसलिए उसने अजन्मे बच्चे को बचाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने एक तलवार ली और बच्चे को बचाने के लिए दुर्धरा के गर्भ को काट दिया, जिसे बाद में बिंदुसार नाम दिया गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कूटनीति के तहत सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी की और सेल्यूकस के साथ गठबंधन में प्रवेश किया। जब बिंदुसार बालिग हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इकलौते पुत्र बिंदुसार को स्नान कराने का निश्चय किया। उन्हें नया सम्राट बनाने के बाद उन्होंने चाणक्य से मौर्य वंश के मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी का अनुरोध किया और पाटलिपुत्र छोड़ दिया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग किया और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार एक साधु बन गए। उन्होंने श्रवणबेलगोला, वर्तमान में कर्नाटक में बसने से पहले भारत के दक्षिण में बहुत दूर तक उन्होंने यात्रा की, और फिर 297 ईसा पूर्व के आसपास अपने आध्यात्मिक गुरु संत भद्रबाहु के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेले खाना के माध्यम से अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उपवास शुरू किया और श्रवणबेलगोला में एक गुफा के अंदर एक ठीक दिन पर उन्होंने अपने आत्म भूखमरी के दिनों को समाप्त करते हुए अंतिम सांस ली। आज एक छोटा सा मंदिर उस जगह पर भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। बिंदुसार ने एक पुत्र अशोक को जन्म दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े शक्तिशाली राजाओं में से बन गए। वास्तव में अशोक के अधीन था कि मौर्य साम्राज्य ने इसकी पूरी महिमा देखी थी। साम्राज्य पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बना और साम्राज्य 130 वर्ष से अधिक के लिए पीढ़ियों में फला फूला, और वर्तमान भारत में अधिकांश हिस्सों को एकजुट करने में चंद्रगुप्त मौर्य भी जिम्मेदार थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक इस महान देश पर कई ग्रीक और फारसी राजाओं का शासन था, जो अपने स्वयं के प्रदेश बनाते थे, और आज तक चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सम्राटों में से वो एक बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।